ये जो पहली स्लाइड है मेरी, जो बोल रही है आई एम द फॉर्चुनेट वन, क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया। इसके जरिए मैं कुछ लोगों के से ये चीज बोलना चाहूंगी कि मैंने फॉर्चुनेट अपने आप को क्यों कहा। एक्चुअली बहुत कम लोग होते हैं जिनको शायद लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत कम लोग होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत डिजर्विंग होते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और वो लोग बहुत मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, करना चाहते हैं बट उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगी, कि उनको, ऐसे लोगों को अनफॉर्चुनेट कहूंगी जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज तो मिलती हैं बट वो अवेल नहीं करते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाते हैं, उनके सामने आती है और वो अपॉर्चुनिटी छोड़ के चले जाते हैं। बट मैं उनमें से नहीं हूं, आई एम द फॉर्चुनेट वन, क्योंकि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मेरी अपलाइन ने दिखाई और मैंने क्विक डिसीजन लिया, और आज मैं अपने आप को इसीलिए भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मैं वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म पे हूँ। इस स्क्रीन पे आप दो पिक्चर्स देख रहे हैं। पहली पिक्चर, यहाँ मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। आई एम डॉक्टर रश्मि सक्सेना, पीएचडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, और ये है मेरी थीसिस, जो पहला मेरा पिक्चर आप देख रहे हैं। और दूसरी पिक है, वो है वेस्टीज की वॉइस मैगजीन, जिसमें फर्स्ट लाइन में आप लोग देखेंगे, थर्ड नंबर पे मेरे हस्बैंड के साथ फोटोग्राफ है एज ए डायमंड डायरेक्टर। तो मैं आज ये यहाँ पर इसीलिए मैंने अपने आप को फॉर्चुनेट कहा, क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वेस्टीज में आई और आज मेरे को ये सक्सेस स्टोरी सुनाने का मौका मिला। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा एज के लोग होते हैं वो लोग हमेशा हिस्ट्री की बात करते हैं, जो लोग बहुत यंग होते हैं वो हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, और जो लोग मिडिल एज में होते हैं वो हिस्ट्री की भी बात करते हैं और फ्यूचर की भी बात करते हैं। तो यहाँ मैं तो एक मिडिल एज की लेडी हूँ, और वैसे कोई अपनी एज नहीं बताता है, लेकिन मैं मिडिल एज की हूँ और इसमें मुझे बताने में कोई वो भी नहीं है। और तो आज मैं अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे, मेरी कुछ जो एकेडमिक्स जर्नी है वो क्या थी। मैंने जो है बीएससी केमिस्ट्री बायोलॉजी में किया था, उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया। लेकिन उससे पहले कहीं बचपन में मेरी तमन्ना थी डॉक्टर बनने की, तो मैंने एक बार एग्जाम दिया था सीपीएमटी का, जिसमें जो एमबीबीएस के लिए होता है। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने होम्योपैथिक का एग्जाम क्रॉस किया था, मैं होम्योपैथिक में सेलेक्ट हो गई थी, बट मैंने उस समय उसको ना समझते हुए उसको मैंने छोड़ दिया। यहाँ मेरे फादर ने मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा इसमें नहीं हुआ तो अभी और भी लाइफ में करियर बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक्चुअली मैं जिस फैमिली से हूँ, आई एम 4 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर एंड आई एम द एल्डेस्ट वन। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, और पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थी, अच्छे खासे मार्क्स वार्क्स आते थे। तो उसके बाद जब पापा ने बोला कि नहीं आगे बहुत सारे तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं इसीलिए फॉर्चुनेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिलती गई और मैं जो है उनको सेलेक्ट करती चली गई। फिर क्या हुआ, मैं जब बीएससी किया, एमएससी किया, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है क्या मैम? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है मैम, क्लियर है। ओके, तो जब मैंने एमएससी, जब मैंने मेडिकल का एग्जाम दिया था, तो जब होम्योपैथिक में हुआ, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे तो एमबीबीएस करना है, मुझे एलोपैथी में जाना था। उसका एग्जाम दिया, लेकिन उस साल मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ। फिर थोड़ा सा डाइसी हो गई कि क्या करूं, तो फिर फादर ने मेरे को बोला कि नहीं कोई बात नहीं, तुम बीएससी कर लो। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जब नाम के आगे डॉक्टर लगना है तो बीएससी एमएससी पीएचडी करके भी डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। तो फिर मैंने पीएचडी किया और नाम के आगे डॉक्टर लग गया। मैंने केमिस्ट्री में रिसर्च की हुई है। उसके बाद जब रिसर्च करते करते फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी और मिली कि आज मैं ये चीजें सोच रही हूँ तो मुझे लगता है मैं ड्रीमर बहुत पहले से थी, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, मेरा सपना था कि मैं बाहर के किसी देश में जाके रिसर्च करूं। तो मुझे एक ऐसी मैं सेमिनार में गई थी, वहां पर मैंने पोस्टर प्रेजेंट किया। आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, जो फर्स्ट फोटोग्राफ है वो प्रोफेसर जॉर्डिस हैं,
जो वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एंटीवायरल प्रोजेक्ट्स पे रिसर्च कर रहे थे। वहां पर मैंने जब पोस्टर प्रेजेंटेशन दिया था एंड आई वाज द गॉट द फर्स्ट प्राइज ऑन पोस्टर प्रेजेंटेशन, और उस समय मैं सिलेक्ट हो गई और सर ने मेरे को सिलेक्ट किया पोस्ट डॉक के लिए, और मैं वियना पोस्ट डॉक करने चली गई। वहां पर मैंने 1-1.5 साल रिसर्च किया। और आज ये सब चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि लाइफ में आपको कुछ नहीं पता कब आपकी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है। और मेरा करियर ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा था। मैंने वियना में रिसर्च किया, 2 साल बाद मैं इंडिया वापस आई। वहां पर मुझे अच्छा मतलब पैकेज भी अच्छा मिल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी मेरे को होम सिकनेस थी। तो मैंने वहां से वापस इंडिया आने का प्लान कर लिया कि ठीक है, जब मेरे पास डिग्री है और एक्सपीरियंस भी है तो जॉब तो मिल ही जाएगी। सेकंड फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं उसमें मेरे साथ जो रिसर्च के लोग थे वो है मेरे साथ, जो मेरी टीम के साथ में टीम के लीडर हैं, और मैं हम तो बाकी लोग जो है रिसर्च कर रहे थे। 2-3 जो फोटो आप देख रहे हैं ये सब मेरी लैब की फोटोग्राफ्स हैं। एंड लास्ट फोटोग्राफ इज द फन टाइम, क्योंकि वहां पर हम लोग जाते थे, बहुत सारा एंजॉय भी करते थे, काम भी करते थे, वीकेंड्स में भी एंजॉय करते थे। तो 2 साल बहुत अच्छा गया मेरा। फिर मैं इंडिया वापस आ गई। जब इंडिया वापस आई तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। जुबिलेंट कैंपस में मैंने इंटरव्यू दिया एंड फर्स्ट टाइम आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट। जो जुबिलेंट कैंपस यहाँ नोएडा में है, वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया था, और वहां पर मैंने अपना R&D प्रोजेक्ट्स में था, तो मेरा काम शुरू हो गया वहां पर। लैब में ठीक ठाक सब चलता रहा, सब कुछ। इसी बीच में मेरी मैरिज भी हो गई थी। अब क्या होता है ना कि बहुत सारी लेडीज जो होती हैं वो उनको कहीं ना कहीं अपने करियर के साथ कंप्रोमाइजेस करने पड़ जाते हैं, कि जब आपके साथ कुछ ऐसे कमिटमेंट्स होते हैं जो आपको पूरे करने होते हैं अपनी फैमिली के लिए और अपनी लाइफ के लिए। वहां पर एक डिसीजन मैंने लिया कि जॉब को रिजाइन करने का, क्योंकि उस समय मेरी जरूरत मेरी फैमिली को थी। ये भी एक डिसीजन था कि थोड़ा टफ डिसीजन था मेरे लिए, लेकिन मुझे लेना पड़ा। उस समय मेरे कुछ हेल्थ भी इश्यूज आ गए थे, तो मैंने वो जॉब से अपने आप को क्विट किया। और डॉक्टर्स ने भी मेरे को मना किया, क्योंकि मैं सारे टाइम लैब में काम करती थी। जैसे कि आप नीचे वाली में बीच वाले फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ये मेरा हुड है जहाँ पर मैं अपना रिसर्च करती थी। और वहां पर लोग मुझे कहते थे कि ये सैटरडे संडे भी काम करती रहती। मैं मतलब पूरे टाइम उसमें डेडिकेटेड रहती थी, दिमाग में मेरे सारे टाइम केमिस्ट्री चलती थी। तो फिर सोच सकते हैं आप कि कितना टफ डिसीजन होगा मेरे लिए। उस समय मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपना जो है जॉब से मेरे को रिजाइन करके, और मैं घर में भी बैठी थी 2 साल करीब करीब। ऐसा हो गया कि मैं घर में बैठी थी, मेरे साथ मतलब कुछ ये हेल्थ के लिए मैं अपना डॉक्टर वगैरह से मेरा ट्रीटमेंट भी सब चलता रहा, ठीक रहा, मतलब कोई वो नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब फिर से जॉब ट्राई करते हैं। 1 साल बाद 1-1.5 साल के बीच में मैंने फिर जॉब ट्राई करना शुरू किया, और उस समय मेरे पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन से मेरे पास एक कॉल लेटर आया इंटरव्यू के लिए। वहां पर मैंने जब इंटरव्यू देने गई तो वहां मैंने जो देखा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे एंड आई वाज द ओवर क्वालिफाइड देयर। मतलब वहां सिर्फ MSc एंड BSc के लोग थे, क्योंकि वो शायद वो एक्चुअली फार्माकोपिया क्या होता है, जहां पर आपके ड्रग्स और मेडिसिन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितना सेल हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, कहाँ कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है। जैसे एक कहते हैं वो एनसाइक्लोपीडिया होती है ना, इसी तरह की फार्माकोपिया होती है मेडिसिन की फील्ड में। तो उसमें जब मैं इंटरव्यू देने गई तो इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इस चीज के लिए मैं इसलिए बताना चाहूंगी, आई एम सॉरी टू से वहां कैंडिडेट फिक्स था, गवर्नमेंट जॉब थी और कैंडिडेट वहां फिक्स था। सिर्फ उन्होंने अपने नंबर्स को पूरा करने के लिए इतने लोगों को, कैंडिडेट्स को बुला लिया था। और ये सब बातें मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपनी शायद लाइफ में अपने उसमें फील करते होंगे। और उस समय मेरे को इतना मतलब ऐसा लगा कि अब मैं ओवर क्वालिफाइड हो रही हूँ अपनी एक, अब मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, मतलब डिप्रेशन टाइम चलता जा रहा था। लेकिन इस बीच में मेरे हस्बैंड जो थे, वो हस्बैंड को मतलब ये लग रहा था कि ये इतनी पढ़ी लिखी है, घर में बैठी है, क्या कर रही है, इसका इतनी महत्वाकांक्षी है, कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहती है। फिर अब हम आते हैं, ये तो थी मेरी हिस्ट्री। उसके बाद
क्या हुआ, अब मैं अगली स्लाइड पे आती हूँ। यहाँ से मेरा शुरू हुआ कमबैक, जो आया वेस्टीज से। सेटबैक टू कमबैक जो लिखा है मैंने, रिसर्च साइंटिस्ट टू वेस्टीज एंटरप्रेन्योर। फिर वेस्टीज आया मेरी लाइफ में। इन सारे फोटोग्राफ्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सेकंड लाइन में जो फर्स्ट फोटोग्राफ है वो मेरी अपलाइन है, किरण भाभी। उस आज मैं इनका इतना बड़ा थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो रियल प्रोस्पेक्टिंग होती है वो इन्होंने देखा। क्योंकि हम लोग हमेशा लोगों से बात करने में डरते हैं, हम सोचते हैं कि अरे इससे मैं कैसे बात करूं, उससे मैं कैसे, ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, ये तो बहुत पैसे वाला है। लेकिन इस बात में मैं भाभी की तारीफ करूंगी, क्योंकि इन्होंने रियल प्रोस्पेक्टिंग दिखाई और मुझे वेस्टीज का प्लेटफॉर्म दिखाया। मैं मीटिंग के लिए गई, वहां पर सारे लोग, ममता जी, पूजा जी, सब लोग अपना मीटिंग कर रहे थे नॉर्मली, जैसे होम मीटिंग होती है ऐसे ही होम मीटिंग थी। तो उस होम मीटिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आया रियली। मुझे ये लगा कि हाँ कुछ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, चलो। मैंने कुछ पूछा ही नहीं, मैंने कहा भाभी इसमें करना क्या? बोली कुछ नहीं, 100 रुपए का फॉर्म है, एक किट मिले, एक सामान वो मिलेगा तुम्हें, फॉर्म भर दो और कुछ प्रोडक्ट है वो देख लेना। और उन्होंने मुझे वो जो पहले एक फ्लिप चार्ट आता था वो मेरे को दे दिया। मैंने उस फ्लिप चार्ट को पूरा अच्छे से, पढ़ने की तो वैसे ही शुरू से कीड़ा थी, तो मैंने पूरा फ्लिप चार्ट पढ़ डाला और उसमें जो भी प्रोडक्ट्स थे उनके बारे में थोड़ा बहुत समझना शुरू किया। तो ये जो मैं अपना, ये जो स्लाइड है मैंने अपने सारे अप्लायंस को डेडिकेट की है। इसमें सबसे पहला फोटो जो मेरा फेवरेट फोटो है मालती मैम के साथ, वो मैंने लगाया। और सेकंड फोटो दीपक सूद सर के साथ, जिनसे मैंने अपनी डायमंड की ट्रॉफी ली थी। कोई एक हम लोगों का जो फर्स्ट सक्सेस सेमिनार था उसमें सर आए थे तो एक ट्रॉफी ली थी। और ममता जी तो है ही मेरी। उसके बाद एक फोटो में दिवाकर सर हैं, एक फोटो में संजय अनिल सर हैं। और जो मेरे जो बर्थडे सेलिब्रेशन, हाँ यहाँ एक अच्छी चीज थी कि जो बर्थडे कभी घर में लोग नहीं मनाते थे इतने अच्छे तरीके से, जो वेस्टीज प्लेटफॉर्म पे मुझे मनाने का मौका मिला। तो ये फोटो मैंने इसलिए दिखाई है। ये मेरी पूरी स्लाइड जो है मेरे अप्लायंस के लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, अब मैं वेस्टीज में तो आ गई। मैंने धीरे धीरे मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया और समझना शुरू किया, सारा बिजनेस प्लान समझा, सारे प्रोडक्ट्स पढ़े समझे। उसके बाद मेरा काम धीरे धीरे चलने लगा। अब बात आती है कि टीम बनना शुरू हुई। तो इसमें आप देख रहे हैं मेरी सारे जो मेरे कोर टीम है और मेरे बहुत सारे डेडिकेटेड लीडर्स हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने उसमें से सिलेक्ट करके इसमें इस स्लाइड में डाला। ये जो जितने भी लोग हैं ये सारे मेरे बहुत डेडिकेटेड लीडर्स हैं और इनके साथ मैं काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं एज ए डायमंड डायरेक्टर वेस्टीज में वर्क कर रही हूँ। अब वेस्टीज में मिलता क्या है? लोग कहते हैं वेस्टीज तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसमें मिलता क्या है? उसमें मिलता है ये फॉरेन ट्रिप। जो मेरा वही, मैं ड्रीमर शुरू से थी, मेरे दिमाग में, मैं बाहर पढ़ के आई थी तो मेरे जो है वियना निकलता ही नहीं था मेरे दिमाग से। हमेशा मैं जब भी मूवी देखती थी, जब भी फोटो कुछ देखती थी तो मैं वही खो जाती थी कि फॉरेन कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी। मतलब बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती थी, किसी तरह मुझे फॉरेन जाने का मौका मिले। लेकिन वेस्टीज ने मुझे ये मौका दिया और जब मेरा पूरा फंड इकट्ठा हो गया और उसके बाद जब फॉरेन ट्रिप पे गए तो जो मजे किए हम लोगों ने, ये तो सच में मेरी लाइफ क्या कहते हैं, लाइफ चेंजिंग जो है मेरा एक्सपीरियंस था। वहां गए, अब आप देखिए यहाँ पर वहां क्या मजे आए थे। लग्जरी इन थाईलैंड ट्रिप, पहला फोटो आप देखिए, हर चीज में वेस्टीज वहां पर जहां गए जैसा स्वागत हुआ। इसमें लास्ट फोटो देखिए, उसमें लिखा है कि डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया वेस्टीजियंस। मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था कि वेस्टीजियंस के लिए एक अलग ही वहां पर हम लोगों की फैसिलिटीज अवेल कराई गई थी। और फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, जो हम लोग जिस होटल में रुके थे कि वहां का इस होटल का अगर मैं आपको रेंट बताऊं तो 1 डे का जो रूम का रेंट वो था 8,000 थाई का, जो थाई की जो करेंसी है उसमें 8,000 था, जो इंडिया की करेंसी के हिसाब से करीब करीब 20,000 बैठता है। तो पर डे का हम लोगों को ऐसा लग्जरियस रूम मिला और सारी लग्जरी फैसिलिटी सब कुछ मिली। हमारा डाइनिंग हॉल था, वहां पर हम लोगों को जो मन करे आप नाश्ता करो, जैसे मन करे आप खाना खाओ। मतलब इतना मजा आता था वहां पर। 4-5 दिन जो हम लोगों ने बिताया, वाकई में वो टाइम तो जो वियना का टाइम था ना,
वो मैं भूल गई, उसके ऊपर ही ओवर सुपरसाइड कर गया ये थाईलैंड का जो ट्रिप था। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ये कुछ वहाँ के हम लोग ने जो एंजॉय किया, तो इसमें जो एक थर्ड फोटो आप देख रहे हैं, इसमें हम लोगों का जो होटल का अपना पर्सनल बीच था वहां पर। तो हम लोग कुछ ऐसी मस्ती कर रहे थे, तो वहां किसी की स्लीपर गुम हो गई थी, तो वो हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये कुछ हम लोग ने कार्टून नेटवर्क में गए थे, वहां पर खूब स्विमिंग की, खूब हम लोगों ने राइड्स एंजॉय की। मतलब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और इतने सारे फोटोग्राफ्स थे कि मुझे बहुत जो है सेलेक्ट करके फोटो निकाले। और इसमें जो लास्ट वाला फोटोग्राफ है वो आप देखिए, उसमें हम लोगों ने जो पैरासेलिंग की थी, रियली इट वाज मार्वेलस एक्सपीरियंस। और कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो हमारे, जो हम लोग सब साथ में गए थे, ममता जी और मैं, हम लोग गाला डिनर के लिए जा रहे थे, फिर रिया के साथ बहुत मस्ती की, फिर पूजा जी के साथ एक अफेक्शनेट टाइम, वो मेरी रूममेट भी थी पूजा जी वहाँ पर, रेनू के साथ जो हम लोगों ने मजे किए, खूब शॉपिंग की, चारू जी के साथ ना मतलब मस्ती की, सारे लोगों ने, हम लोगों ने बहुत मस्ती की, और ऐसा ऑसम ट्रिप रियली मैं कभी नहीं भूल सकती। ये कुछ और हैं फोटोग्राफ्स जो मैं दिखा रही हूँ आपको, कि यहाँ पर सोनू शर्मा जी, मतलब ये देता है कि वेस्टीज प्लेटफॉर्म सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितना बड़ा लीडर हो, चाहे कोई भी हो। हम लोग सब सेम फ्लाइट में थे, सेम तरीके की उनको सबको सबके साथ व्यवहार किया जा रहा था, सब तरह की सेम तरह की फैसिलिटीज मिल रही थी। तो उसमें वहां ये नहीं देखा जा रहा था कि कौन किस लेवल पे है, सब बराबर थे सबके लिए। तो सोनू शर्मा जी हम लोगों के साथ फ्लाइट में भी थे, तो वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट था वहां पर। फिर इसके बाद जो है ये वहाँ की थाईलैंड की जो हम लोगों को रिसीव करने के लिए थी वो थी, और हम लोग ने रेड कारपेट पे भी हम लोग चले वहां पर। आप लास्ट फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि रेड कारपेट पे कैसे ममता जी और पूजा जी पीछे से चल के आ रही है, और चारों वगैरह भी शायद पीछे हैं हम लोग। तो वो भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, खूब ड्रेसेस भी अच्छी अच्छी पहनी, खूब मस्ती की हम लोगों ने। एक मिनट ममता जी, ठीक चल रहा है, आवाज वगैरह ठीक आ रही है कोई? हाँ जी कंटिन्यू, आप तो एकदम फॉरेन टूर के मजे करा रहे हो। हाँ, और लीडर्स के साथ देखिए वहां पर जो लीडर्स हैं हमारे, मोइन खान जी, दीपल पत्रावाला मैम जो, और नीलेश सर जो हम लोग मेरे थोड़े पर्सनल फेवरेट मुझे लगते हैं, विक्की जायसवाल और ज्योति जायसवाल मैम, और राजकुमार गिरी सर, और साथ में मंजूनाथ सर का फोटो मैंने स्पेशली इसलिए लगाया क्योंकि इन्होंने वेस्टीज में फर्स्ट जगुआर कार ली थी, और जगुआर गाड़ी का जो मेरे को कभी नाम भी नहीं पता था, मेरे आंखों के आगे अब जगुआर ही घूमती है, क्योंकि तो इसलिए स्पेशली जब मैं उनसे मिली मैंने कहा सर आप ही ने ली थी ना फर्स्ट जगुआर, बोले हाँ। तो वो भी थे, मतलब वहां पर हम लोग सारे लोग ने बहुत मस्ती की। तो ये सब चीज मिली मुझे वेस्टीज से। अब वेस्टीज करता क्या है, वेस्टीज में तो हम लोग आ गए, मैंने ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब काम कैसे किया मैंने, अब इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स के साथ मैंने काम किया है वेस्टीज में, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं मेरी लाइफ में। मैं जो भी काम करती हूँ बहुत डेडिकेशन के साथ काम करती हूँ, और पूरा डिटर्मिन्ड होकर काम करती हूँ। यहाँ पर एक आपको बीच में फोटोग्राफ दिख रहा है, उसमें लिखा है 6 months ऑफ फोकस एंड हार्ड वर्क। तो अगर आप 6 महीने से लेके 1 साल तक का अपना फोकस बना लें कि आपको क्या चाहिए, और आपको कैसे चाहिए, वेस्टीज में क्या चाहिए, अगर आप इस पे फोकस कर लें और डिटर्मिनेशन के साथ फोकस करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, तो आप अपनी लाइफ में 5 साल आगे का सोच सकते हैं। और वेस्टीज के जैसे मैनेजमेंट एक विजनरी मैनेजमेंट है, उसने हम लोगों को विजनरी बना दिया, मुझे एटलीस्ट विजनरी बना दिया। मुझे पता ही नहीं था कि उस टाइम का ज्वाइन किया हुआ वेस्टीज आज की डेट में इतना मल्टी लेवल मार्केटिंग इतना हो जाएगी। सोचिए इंडिया में जब वेस्टीज से पहले मैं किसी एक आर्टिकल में पढ़ रही थी कि वेस्टीज पे आने से पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में थी सिर्फ 1 या 2% हुआ करती थी, लेकिन वेस्टीज आने के बाद जो इन्होंने कंसिस्टेंसी से जो 16 साल हम लोगों ने, अब 16 साल होने वाले, जो 16 साल एक ग्रोथ के साथ काम किया, 30 to 40% नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की वजह से होने लगी। और अभी ये चीज बहुत आगे जानी है, जिसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ जो मैं एक 6 month का फोकस बोल रही हूँ, तो इसमें बहुत बड़ी चीज है कि अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज या कुछ भी ज्वाइन करता है, अगर
इसमें 6 मंथ से लेके 1 साल की एक्सपायरी डेट होती है। अगर कोई आदमी अगर 6 महीने तक नहीं टिक पाया तो समझ लो उसकी एक्सपायरी डेट है, वो नहीं करेगा इसमें आगे काम। बहुत मुश्किल होता है, 4-5 साल तक उनको फॉलो अप करते रहो, फिर घूम फिर के सब जगह टहल के तब आ जाते हैं लोग। तो ये 6 महीने का फोकस आपको लाइफ में 5 साल आगे ले जाएगा। वेस्टीज में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फाइंड योर वाई, ड्रीम। आपका ड्रीम क्या, आप क्यों आए हो वेस्टीज में, आपको क्या चाहिए, आप क्यों ज्वाइन किए, ये हमें सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ड्रीम क्या, हम करना क्या चाहते हैं। उसके बाद अपने स्मार्ट गोल्स को आप एस्टेब्लिश करिए। ड्रीम देख लिया, लेकिन वो ड्रीम पूरा कैसे होगा, उसको जब तक हम गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड ऐसे क्या होता है, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड जब तक नहीं होगा तब तक वो गोल कभी भी पूरा नहीं होगा। अचीवेबल, ए मीन्स अचीवेबल। तो हमें पहले अपने ड्रीम को स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करना होगा, तब भी हम कोई ना कोई जो है अपना गोल पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो मेन चीज देखनी होती है कि राइट कंपनी, चूज द राइट कंपनी। हमें राइट कंपनी को चूज करना होता है कि उसमें देखना होता है कि हमारा मैनेजमेंट कैसा है। और मैनेजमेंट के लिए तो अब हम कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ आई थिंक जितने लोग भी सुन रहे हैं सब लोग जान गए हैं कि वेस्टीज का मैनेजमेंट कैसा है। गिफ्ट ऑफ वेल्थ, लोगों को वेल्थ बांट रहे हैं, हेल्थ एंड वेल्थ बांट रहे हैं गिफ्ट की तरह। एंड 30 पोजीशन पे आ चुकी है डायरेक्ट सेलिंग में, टॉप 30 आज की डेट में। एसोचैम के चेयरमैन बन गए हैं गौतम वाली सर। ये तो बहुत, मतलब इसके पीछे तो कुछ सोचना ही नहीं है कि राइट कंपनी आपको कैसे चूज करनी है। आप देख लो कहीं पे भी, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, किसी भी आप गूगल में, इंटरनेट में सर्च कर लो, किसी कंपनी का नाम इतना नहीं आएगा इंडियन का जितना वेस्टीज का नाम आता है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी अकेली इंडियन कंपनी है जो बाहर जाके अपना बिजनेस कर रही है, और बाहर से जब पैसा इंडिया में आएगा ना, तो हमारा इंडिया पहले की तरह वैसे भी सोने की चिड़िया बन जाएगा। और नेक्स्ट है कि हमें एक्सपर्ट बनना है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में, ये क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, और इन पे, और हमारा बिजनेस प्लान क्या है, कैसे लोगों को वेल्थ मिल रही है। ये चीज हमें, इसका एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी, एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं प्रोडक्ट शुरू में यूज करती थी और लोगों को बताती थी, तो कुछ लोग तो मुझसे ये तक कहते थे कि अभी तक तो तुम गिनी पिग और इन पे एक्सपेरिमेंट करती थी प्रोडक्ट के, अब क्या अपने आप पे करने लगी हो एक्सपेरिमेंट। सोचिए, ऐसी ऐसी बातें सुनी है मैंने कि तुम खुद पे एक्सपेरिमेंट करने लगी हो, क्या कुछ भी खा लेती हो। लेकिन नहीं, मैं ये इस चीज में थी कि जब तक मैं अपने ऊपर, हम प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे। जब इतने लोग बोल रहे हैं तो कोई मर तो नहीं गया आज तक ये प्रोडक्ट यूज करके। मैंने तो बहुत सारे लोगों से इसके फायदे ही फायदे सुने, फिर लोगों को प्रॉब्लम क्यों है। तो ऐसा तक लोगों ने कहा है कि क्या अभी तक तो चूहों बंदरों पे एक्सपेरिमेंट करती थी, अब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगी। बोलने दो, बोलने वाले तो बोलते ही हैं। फिर आती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड कि चूज तो कर ली हमने राइट कंपनी, अब हमें करना क्या है। 5 to 20% जो बिजनेस प्लान में हमारा लेवल होता है, वो होता है हमारे लर्निंग फेज। वो फेज को हमें एज ए लर्निंग ही यूज करना चाहिए। उस 5 से लेकर 20% तक के लेवल में अगर हम रहते हैं तो उसमें हमें सिर्फ सीखना है। उसमें हमें ये नहीं सोचना हमारा कितने का चेक आ रहा है, हमारा अभी तक चेक क्यों नहीं आया, हमारे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें, कैसे करें। उसको आप सिर्फ लर्निंग फेज की तरह यूज करिए। फिर आप बन जाते हो 20% लेवल क्रॉस करते ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेके स्टार डायरेक्टर तक का लेवल जो होता है, ये मैंने बहुत शॉर्ट उसमें दिखा रही हूँ, क्योंकि बिजनेस प्लान हम लोग कई बार करते हैं, तो सबको आई थिंक सबको पता होगा कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर में क्या करना होता है और स्टार डायरेक्टर तक कैसे करना होता है। तो वो जो फेज होता है वो होता है टीम मैनेजमेंट। जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो तो एक छोटी मोटी टीम आपके पास आ जाती है, क्योंकि आप डायरेक्टर बन गए हो। जब आप डायरेक्टर बन गए हो तो आपको डायरेक्शन देना है लोगों को, आपको लीड करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ स्किल्स होती हैं जो हमको स्किल डेवलपमेंट करने चाहिए। लीडिंग स्किल्स हो गई, मैनेजरियल स्किल्स हो गई, टेक्निकल एंड कंसेप्चुअल लीडिंग स्किल्स, क्योंकि हम लीडर बन गए तो हमें टीम को लीड कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी लीडिंग स्किल्स के बारे में समझना पड़ेगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पूरा चैप्टर है, किसी दिन उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। मैनेजरियल स्किल, आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हो, कैसे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। टेक्निकल स्किल्स,
टेक्निकल स्किल्स के लिए आप ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन कैसे ज्वाइनिंग कराते हो, और बहुत सारे टेक्निकल आजकल जैसे हम लोग जूम पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को ट्रेनिंग कैसे दें, तो कुछ कुछ इसमें टेक्निकल स्किल्स भी हमें डेवलप करनी होती है। फिर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। ममता जी टाइम तो नहीं ओवर हो रहा है? हेलो हेलो, कंटिन्यू 10 मिनट है अभी हमारे पास है, 20 मिनट। ओके ओके। तो ये सारे स्किल्स हमें डेवलप करने होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। मैं ये बोलती हूँ कि अगर हम किसी से अपनी बात कहने जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हमें अपनी बात को उसके ऊपर डाउनलोड नहीं करना है। हेलो, ये किसी का माइक ऑन हो गया है। हेलो, हाँ, तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में मैं बता रही हूँ कि अगर कई बार क्या होता है ना, व्हाट्सएप पे भी आप लोग देखते हो बहुत सारे मैसेज आते हैं। कई मैसेज तो हम लोग बिना देखे डाउनलोड कर लेते हैं और छोड़ देते हैं उसको। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब आपका सामने वाले के साथ कनेक्शन बनना चाहिए कि आप उसको जो बात बता रहे हो उसको समझ में आनी चाहिए। सीधे सीधे हमको डाउनलोड नहीं करना है उसके ऊपर कोई भी बात। तो ब्रांच डायरेक्टर से लेके स्टार डायरेक्टर का लेवल जो होता है उसमें हमें अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, तो ये स्किल्स हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कैसे मैंने किया। अब इसी चीज पे मैं आगे बात करूंगी कि डायमंड डायरेक्टर से लेके क्राउन डायरेक्टर का जो फेज होता है वो होता है ओनरशिप का फेज। यहाँ आपका एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपका अपना बिजनेस है, आपके अपने टीम है, फिर अपना बिजनेस है तो ओनरशिप, क्योंकि यहाँ पर हमें लेने होते हैं डिसीजंस कि हमें अपनी टीम के लिए क्या डिसीजन लेने हैं, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे टीम को कंट्रोल करना है। हर तरह के आपकी टीम में लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं कि तो उनके साथ हमें कैसे उनको कंट्रोल करना है, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करना है। तो ये 3-4 स्किल्स हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में भी कभी बात करेंगे। तो ये सब चीजें हमें सीखनी चाहिए। मतलब ओनरशिप फेज होता है कि ये हमारा अपना बिजनेस है। तो इसमें एक छोटा सा मैंने एक पिक्चर डाला हुआ है कि डिस्कवर द इजीएस्ट वे टू टेल द वर्ड योर अबाउट योर बिजनेस। मतलब अपने बिजनेस को आप सामने वाले को इतना इजीएस्ट वे में बताओ कि उसको लगे ही नहीं कि क्या हो रहा है। इतना इजी, और वैसे भी हमारा बिजनेस प्लान बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है उसमें, सिर्फ हमें ब्रांड चेंज करनी है। अब यहाँ पर एक स्लाइड है कि यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग लेडी खड़ी हुई है जो देख रही है, एक तरफ अदर ब्रांड्स हैं, एक तरफ है वेस्टीज, वो क्या करे, कहाँ जाए। पहले तो कंज्यूमर है, हम लोग सब कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर भी है और प्रमोटर भी है, क्योंकि हम हर सामान जो भी कहीं से लाते हैं तो कंज्यूम भी करते हैं, और अगर कोई चीज अच्छी लगी तो फट से उसको शेयर करते हैं, यानी कंज्यूमर एंड प्रमोटर तो हम है ही। और उसके बाद करते करते हम डायरेक्टर बन जाते हैं, डायरेक्टर के साथ हम एक लीडर बन जाते हैं, लीडर के बाद एंटरप्रेन्योर वाली स्टेज में आ जाते हैं, फिर ओनर बन जाते हैं, और ये सब करते करते हम बन जाते हैं सेलिब्रिटी। सेल्फ ब्रांडिंग, हमें अपनी ब्रांड बनानी है। आप इसमें पिक्चर देखो, पहले कंफ्यूजिंग कंज्यूमर है, जब वो वेस्टीज की तरफ देखा तो वो एक सेलिब्रिटी बन गई, लोग उसकी पिक्चर्स ले रहे हैं, लोग उसके सेल्फीज ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये सफर है कंज्यूमर से सेलिब्रिटी बनने का। दो डिसीजन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, इन 3 पे मैंने बात की। अब मेरा डेस्टिनेशन क्या है वेस्टीज में, मुझे बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स करने हैं, यूरोप ट्रिप भी करना है मुझे, और अभी डेट्स इसमें नहीं डाली है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बनाया है आज स्लाइड। यूरोप ट्रिप भी करनी है। ये एक जो कार दिख रही है ये 2 सीटर कार है बुगाटी, ये मुझे अपने हस्बैंड को गिफ्ट करनी है, क्योंकि जो है वो उनकी बड़ी फेवरेट कार, उनको बड़ी पसंद है। तो मुझे मालूम है ये वेस्टीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक सिंपल एक लेडी को जो कभी कार के बारे में सोचती भी नहीं थी, वो आज ये सोचने लगी कि वो अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट कर सकती है। और ये मेरा ड्रीम होम है, एक अच्छा सा बड़ा सा घर मेरा, वहां पर मेरी गाड़ी खड़ी होगी, और ये मेरा सपना है और ये मैं पूरा करूंगी। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे बहुत कुछ अभी करना है, बहुत लाइफ में आगे जाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं हमेशा अपनी डेडिकेटेड टीम के साथ हूँ और उनकी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हूँ यहाँ पर। तो ममता जी मेरा यहीं तक था, थैंक यू, विश यू वेल्थ। ये थी मेरी आज छोटी थोड़ी स्टोरी। हेलो हेलो, एक्सेलेंट रश्मि,
Mind blowing. Great.